Hello and welcome back you all to the Commerce Success. I'm Rahul Thakur, your economics teacher. So we were doing the government budget and the economy. So now we are continuing with that where we have left in the last class. So हमने डिस्कस कर लिया था जो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। फिर उसमें हमने ये भी देखा था कि जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस क्या है। अब हमें देखना है जो रेवेन्यू रिसिप्ट में नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। तो बहुत ही सिंपल है, इसकी एक लिस्ट है। जैसे इंटरेस्ट है ना, और प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। फिर आ जाएगा इसके बाद फीस है। मैं साथ साथ इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। इंटरेस्ट मान लेते हैं सरकार ने किसी को लोन दे रखा है, तो उस पर जो सरकार को इंटरेस्ट मिलेगा वो उसकी इनकम का पार्ट है। सरकार की जो सरकारी कंपनियां हैं वो जो प्रॉफिट्स देंगी तो वो उसका प्रॉफिट और डिविडेंड का पार्ट है। आप सरकारी जब एप्लीकेशन देते हो सरकार में किसी भी चीज़ के लिए सरकारी ऑफिस में, तो वहाँ पे आपको फीस देनी पड़ती है अलग अलग, है ना। तो वो भी इसका इनकम है। जैसे हम एग्जाम फीस देते हैं वो भी सरकार की क्या है, इनकम का सोर्स है। ठीक है, अलग अलग एग्जाम्स के लिए फीस देते हैं। फिर लाइसेंस फ़ी आ गया। अब ये लाइसेंस फ़ी अलग अलग चीज़ों के लिए लाइसेंस के लिए होता है। गाड़ी का लाइसेंस है, गन का लाइसेंस है, और भी यदि आपको कोई कंपनी खोलनी है, कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो उसमें आपको लाइसेंस फ़ी पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, फिर आता फाइन एंड पेनल्टीज। अब देखो, जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, हम पे अलग तरह के फाइन भी इम्पोज करती है, अलग तरह के पेनल्टीज करती है। जैसे हमने देखा ट्रैफिक का चालान हो गया या किसी और तरह की फे। अब जुडिशरी में देखो जब सज़ा मिलती है लोगों को, तो उसके लिए भी क्या है, हमें फाइन इम्पोज किया जाता है कई बार, है ना। जैसे मान लो आपने ट्रैफिक की रूल तोड़ा, तो उसके लिए तो फाइन है ही। आपने मान लेते हैं कई बार कोई कानून तोड़ा और भी तरह के, तो उसमें भी आप पे फाइन और पेनल्टीज लगाई जाती है, जो कि गवर्नमेंट का इनकम का एक सोर्स होती है। फिर आता है हमारे पास गिफ्ट्स एंड ग्रांट। अब गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स क्या है इसको समझ लेते हैं। जैसे समझो किसी ने आपको कोई गिफ्ट दे दिया, है ना। अब की जब शादी में देते हैं ना गिफ्ट, तो वो भी एक तरह का क्या है, सरकार की इनकम का सोर्स ही है। अब किसी ने भाई प्यार से दिया है तो ठीक है, हम रख लेते हैं, हमें क्या दिक्कत है। तो वो पर गवर्नमेंट का एक इनकम का पार्ट हो जाता है। ग्रांट क्या होता है, जैसे गिफ्ट तो हो गया, जैसे हमने खुश होकर दिया है। ग्रांट क्या मदद के लिए देते हैं। जैसे जो डेवलप कंट्रीज होती हैं वो अपने से जो थोड़ी अंडर डेवलप कंट्रीज हैं उनको क्या करती हैं, वो कुछ कुछ पैसा देती हैं डेवलपमेंट वर्क के लिए। जैसे जब इंडिया डेवलपिंग फेज में अभी भी हमें पहले भी थे, तो पहले जो बहुत सारी कंट्रीज हैं वो हमें कुछ ना कुछ पैसा दिया करती थी चंदे के रूप में कि जाओ डेवलपमेंट कर लो थोड़ा सा, है ना। इसी तरह हम जो हैं वो भी क्या करते हैं, दूसरी दूसरी जो कंट्रीज हैं उन्हें भी चंदा देते हैं। जैसे हमारे जो पड़ोसी हैं, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान से हमारा कोई रिलेशन नहीं है उस तरह का, क्योंकि यदि हम उसे पैसे हम देंगे तो उसी का बम बना के हमें हम पे फोड़ेगा, तो उसे नहीं देते हैं। और भी छोटी छोटी कंट्रीज हैं या कहीं जैसे क्या बोलते हैं, अफ्रीकन में, अफ्रीकन बहुत सारी छोटी छोटी कंट्री है, तो हम क्या करते हैं उनकी कुछ ना कुछ फाइनेंशियल हेल्प करते हैं। जैसे आई थिंक हर साल 8-10 हज़ार करोड़ के आसपास, 8-10 हज़ार या फिर कुछ करोड़ रुपए सरकार क्या करती है, नेपाल को देती है, मालदीव को देती है, बांग्लादेश को देती है, अपना क्या नाम है इसका, भूटान को देती है 4-5 हज़ार करोड़ के आसपास भारत। और वो सब हमारे बजट में ही होता है। तो इसी तरह जो कोई दूसरी कंट्रीज भी है वो हमें भी दे सकती है। ठीक है, और हम दूसरों को देते हैं। जब हम दे रहे हैं तो वो हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। और जब हम दूसरे से ले रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, और इसमें देख लो आप बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हो। कुल मिला के आपको ये देखना है कि ये नॉन टैक्स सोर्स से आना चाहिए। अब टैक्स सोर्स हमने देख लिया क्या है, टैक्स होते हैं दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने देख लिया। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, हम सबको नहीं लिख सकते यहाँ पे। तो बस आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि यहाँ पे और भी क्या क्या चीज़ें आ सकती है। या तो दो होगा, सारी चीज़ें टैक्स में आ जाएंगी। टैक्स के अलावा जो भी इनकम का सोर्स है और रेवेन्यू नेचर में है, मतलब रिकरिंग नेचर में है, तो वो इसमें आ जाएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू में। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एक डिफ्रेंशिएशन आता है टैक्स रेवेन्यू में और नॉन टैक्स रेवेन्यू में। इसको भी थोड़ा हम समझते हैं। ठीक है, देखो, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू।
अब दोनों के बीच का डिफरेंस के मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको, आपको ये करना खुद ही होगा, ठीक है। मैं डिफरेंस वाला क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, ताकि आप भी थोड़ा अपने ना माइंड को अप्लाई करो, अपने। सबसे पहले दोनों की डेफिनेशन लिख देंगे। अब ये क्या है, सोर्स टैक्स से आता है, वो टैक्स से नहीं आता, सिंपल है। फिर इनका नेचर लिख देंगे। इसका नेचर क्या है, कंपल्सरी है, आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते टैक्स के लिए, तो सरकार डेवलपमेंट कैसे करेगी, ठीक है। तो इसमें आप मना नहीं कर सकते। अब ये कंपल्सरी नहीं होता। अब जैसे क्या है कि आप हो सकता है इसको कम करवा लो, है ना। जैसे कंपल्सरी नहीं होता, जैसे आप हो सकता है अपनी पेनल्टी कम करवा लो, या फिर जब आप लाइसेंस फी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तभी आपको लाइसेंस फी देनी पड़ेगी। पर टैक्स क्या है, ऐसा नहीं है भाई, आपने जो भी कमाया उसमें से हमें चाहिए तो चाहिए। अब इसमें आप नहीं कर सकते, जब तक आप सर्विसेज नहीं ले रहे हो, गवर्नमेंट सर्विसेज, तो आपको नहीं करना। मान लो आपने किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए CUET PG का UG का फॉर्म भरा, तब वहाँ पे आपको क्या है, वो फी देना पड़ेगा। यदि आप फॉर्म नहीं भरते तो आपको कुछ देने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए क्या है, कंपल्सरी नेचर में है, वो कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। आप इसके बदले में कोई सर्विस नहीं कर सकते, बेनिफिट। जब आप टैक्स रेवेन्यू में देखते हो तो आप कोई भी बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते कि भाई मुझे तो ये चीज़ मिलनी चाहिए। जो कई बार लोग गुस्सा में ये कहते हैं कि हम तो सरकार को इतना टैक्स देते हैं और सरकार उसके बदले में हमें क्या देती है, कुछ नहीं देती। खराब रोड है, खराब ये पानी है, खराब हवा है, खराब ये है, एजुकेशन सिस्टम है, खराब हेल्थ सिस्टम है। ठीक है, वो चीज़ें हैं, मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इस बात पे, बट यू कैन नॉट क्लेम दिस, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, यू कैन क्लेम। जैसे आप कह सकते हो कि मैंने एग्जाम के लिए फ़ी भरा है, एग्जाम फ़ी भरा है मैंने, तो मैं एग्जाम दूंगा, मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको सर्विस के लिए पैसा दिया है। मैंने लाइसेंस के लिए पैसा दिया, तो मुझे लाइसेंस मिलना चाहिए, है ना। इस तरह से चीज़ें होती है। तो यहाँ पे आप क्या है, सर्विस के बदले में पेमेंट कर रहे हो, तो यहाँ पे आप सर्विस को क्लेम कर सकते हो। बट यहाँ पे आप किसी भी तरह के सर्विस या बेनिफिट को क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। कंप्लेन कर सकते हो, वो ठीक है, पॉलिटिकल और थोड़ा सा उस तरह का नेचर होता है हमारा, बट आप कोर्ट वोट नहीं जा सकते। एग्जाम्पल्स हम दोनों के जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो, इनकम टैक्स हो गया, डायरेक्ट टैक्स हो गया, GST हो गया, वैट हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया। इसमें अभी हमने 5-6 देखे, इसमें और भी कई सारी कैटेगरीज हैं जो आप लिख सकते हो, ठीक है। अब हम इससे भी आगे, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैपिटल रिसिप्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब हमने क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट को पूरी तरह से देख लिया है। अब हम कैपिटल रिसिप्ट पे बात करने जा रहे हैं। तो कैपिटल रिसिप्ट का सीधा मतलब है रिसिप्ट विच इज इन नेचर ना, विच इज नॉन रिकरिंग, सीधा मतलब है। बट जो उसका टेक्निकल डेफिनेशन है वो बहुत ही अलग है। वो क्या कहता है, कैपिटल रिसिप्ट, और जो उसका टेक्निकल डेफिनेशन है आपको वही याद रखना है, क्योंकि इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं जहाँ पे आपको ये पूछा जा सकता है कि बताओ ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है, ये कैपिटल नेचर में है या फिर रेवेन्यू नेचर में है। तो वहाँ पे जो डेफिनेशन है ना आपका कैपिटल रिसिप्ट का और रेवेन्यू रिसिप्ट का, वो ध्यान रखना है और वो आपको काम आएगा। तो ये क्या कहता है, मैं कैपिटल रिसिप्ट को CR लिख रहा हूँ। कैपिटल रिसिप्ट refers to those receipts ना, हम कैपिटल रिसिप्ट की डेफिनेशन देख रहे थे, उसे देखते हैं। कैपिटल रिसिप्ट रेफर टू दोज रिसिप्ट विच आइदर creates a liability or cause a reduction in the asset of government, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें बताई गई है। पहला क्या है, आइदर क्रिएट लाइबिलिटी और रिडक्शन इन द असेट। अब देखो, मैंने पहले ही कहा था कैपिटल रिसीप्ट या कैपिटल एक्सपेंडिचर जो क्या है, नॉन रिकरिंग होता है नेचर में, नॉन रिकरिंग नेचर में होता है। मतलब ये चीजें बार बार नहीं होंगी, कभी कभी होती हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन रिकरिंग नेचर में बोलते हैं। अब यहाँ पे जो दो हमें पॉइंट दिए गए हैं वो क्या है, क्रिएट अ लाइबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन। देखो, जब भी आप कैपिटल रिसीप्ट मतलब जब लाइबिलिटी बढ़ेगी, मतलब आप लोन ले रहे हो,
अब ऐसा तो है नहीं कि आप लोन जीवन में बार बार लोगे, हर रोज लोगे, तो कभी कभी लोगे, तो वो आपकी क्या है कि लाइबिलिटी क्रिएट कर देगा, जिसे आप आज से 5 साल 10 साल 20 साल बाद चुकाओगे। तो गवर्नमेंट के क्या केस में क्या होता है, गवर्नमेंट जो लोन लेती है उसे बहुत शॉर्ट टर्म में चुकाती है, बहुत लॉन्ग टर्म में चुकाती है, 15 साल 20 साल 50 साल बाद। इसलिए क्या है, वो आपके ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट कर देती है, बट वो पैसा दे रही है आपको। और मैंने क्या कहा कि कैपिटल रिसिप्ट को समझने का जो सबसे बेसिक तरीका वो क्या है, उसका नेचर, क्या वो रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। तो लोन जो होता है वो क्या होता है, नॉन रिकरिंग नेचर में होता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। रिसिप्ट मतलब इनकम नहीं है, रिसिप्ट मतलब पैसे का आना है, अब वो चाहे लोन से लो या इनकम से लो, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है, कॉज इन रिडक्शन ऑफ असेट। अब असेट क्या होती है, हमारी संपत्ति, है ना, जो हमारे प्रॉपर्टीज हैं, कंपनीज है गवर्नमेंट की। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको बेच दिया, जो गवर्नमेंट कंपनी है उसको सेल कर दिया। अब उसको सेल करने से पैसा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब ऐसा तो नहीं गवर्नमेंट रोज मतलब उसको बेचेगी अपनी कंपनीज को, रिकरिंग नेचर में ना होकर वो क्या है, नॉन रिकरिंग नेचर में, बट पैसा यहाँ भी आएगा। तो ये क्या रिसिप्ट है, ठीक है। यहाँ समझो, दोबारा से बता रहा हूँ मैं, लोन हो या चाहे गवर्नमेंट अपनी कंपनीज को, अपने पीसीयूज या अपने एसेट को बेच रही हो, कोई प्लॉट है उसको बेच दिया, कुछ भी बेच दिया, कोई बिल्डिंग बेच दिया, कोई गाड़ी बेच दी, कुछ भी जो सरकारी संपत्ति उसको बेच मारा, उस केस में जो पैसा आएगा, पैसा आ रहा है सरकार के पास, तो वो क्या है, रेवेन्यू नेचर में है, सॉरी कैपिटल नेचर में है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट, सॉरी कैपिटल रिसिप्ट। और इसको क्या बोलते हैं, इसको भी हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। बस फर्क क्या है, ये आपके लिए लाइबिलिटी क्रिएट करेगा जो फ्यूचर में आपको चुकाना है, और ये आपकी असेट क्रिएट कर देगा। ये कुछ उसी तरह है कि आपने अपना मकान बेच मारा और आपने क्या किया, उसे पैसे रिसीव किया, बोला देखो मेरी इनकम है। तो इसके क्या फ़ायदे नुकसान होते हैं इसको हम फ्यूचर आगे देखेंगे जो वीडियोज़ में, बट जनरली इसका जो कैपिटल रिसिप्ट उसकी डेफिनेशन यही होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके भी क्या क्लासिफिकेशन हुआ है, सोर्स के क्या है इसके। आज हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसिप्ट की। तो क्या क्या है, सबसे पहला क्या, बोरोइंग। बोरोइंग मतलब सरकार उधार ले रही है, ठीक है। अब क्या कर सकती है सरकार, अपने बहुत सारे काम के लिए, डेवलपमेंट वर्क के लिए भी उधार लेती है। ऐसा नहीं कि भारत सरकार उधार लेती है, दुनिया की हर गवर्नमेंट उधार लेती है। हम जो बजट पढ़ रहे हैं एक्चुअली हम ये जनरल नेचर में पढ़ रहे हैं, ये जो हर गवर्नमेंट के हिसाब से पढ़ रहे हैं, बट इसको भारत के कंटेक्स्ट में हम ज़्यादा रख के समझ रहे हैं। तो हर गवर्नमेंट क्या है, बोरो करती है पैसा, और बोरो करना कोई गलत बात नहीं है, बस डिपेंड करता है कि वो बोरोड मनी का आप इस्तेमाल कहाँ कर रहे हो। मान लो आपने किसी उधार लिया, उधार करके पार्टी कर ली, तो ऑब्वियस सी बात है आपने उस पैसे का वेस्ट किया। अब उसी पैसे को आपने क्या उधार लिया और एक बिजनेस ओपन कर लिया, और उस बिजनेस से आपने क्या किया, और पैसे कमाए, और वो लोन भी चुका दिया, और बाकी अपना प्रॉफिट भी रख लिया। तो वो एक स्मार्ट मूव होता है। तो गवर्नमेंट इसलिए बोरोइंग करती है, हर गवर्नमेंट करती है, इंडिया से लेकर अमेरिका, जापान सब करती है। अब इसके सोर्सेज क्या होते हैं, पहले सोर्स क्या है, ओपन मार्केट। ओपन मार्केट मतलब पब्लिक से सीधा मांगेगी सरकार। अब पब्लिक से कैसे मांगेगी, मैंने आपको बताया था मनी क्रिएशन वाले चैप्टर में, जब हमने देखा था बैंकिंग का, उसमें था ओपन मार्केट ऑपरेशन करती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, जिसमें क्या करता है, आरबीआई गवर्नमेंट का एक कागज जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वो पब्लिक को देती है और बदले में पैसा लेती है। तो ये क्या है, ओपन बोरोइंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट सीधा मार्केट से कर रही है, ठीक है। तो इसके थ्रू हम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बैंक से इन्वेस्ट करते हैं, हम भी कर सकते हैं। आरबीआई से सीधा मांग लिया, देखो आरबीआई तो सबको लोन देता है, जैसे हमने पढ़ा भी था कि आरबीआई क्या है, जैसे आरबीआई हमारा जो बैंक है वो कमर्शियल बैंक है, हमें लोन चाहिए या पैसा जमा करना है तो हम कहाँ जाएंगे, कमर्शियल बैंक के पास जाएंगे। उसी तरह गवर्नमेंट को यदि उधार चाहिए तो कहाँ जाएगा, सीधा जाएगा आरबीआई के पास कि भाई इतना पैसा चाहिए हमको, आप उधार दे दो। तो ये भी दूसरा ऑप्शन होता है बैंक गवर्नमेंट के पास। फिर तीसरा क्या है ऑप्शन, फॉरेन गवर्नमेंट। अब फॉरेन गवर्नमेंट से क्यों, अब सरकार को लोन चाहिए तो विदेश की ना दो दूसरी गवर्नमेंट उनसे पैसा मांग सकती है उधार, कि भाई हमको लोन दे दो, हम ये डेवलपमेंट वर्क करना है, बाद में 2 साल 4 साल 5 साल बाद या 10 साल बाद जो भी एग्रीमेंट होता है उसके हिसाब से हम लौटा देंगे आपको। इसका सबसे प्राइम एग्जाम्पल क्या, पाकिस्तान। पाकिस्तान दुनिया में ऐसा कौन सा देश नहीं होगा जिससे उसने लोन नहीं लिया होगा। सबसे ज़्यादा लोन देने वाला उसका पिताजी है, जो सौतेला बाप है, वो चाइना, फिर सऊदी अरब, दुबई, वो इन सबसे लोन लेता है, ठीक है। बट भारत के केस में देखिए, भारत भी लोन लेता है, बट जो पाकिस्तान लेता है वो सर्वाइवर के लिए लेता है कि भाई किसी तरह से जान बचे। पर जो भारत लोन लेता है वो किस लिए लेता है, डेवलपमेंट वर्क के लिए लेता है,
इसका प्राइम एग्जांपल क्या है? बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन, दिल्ली मेट्रो। देखो अब हमको दिल्ली में मेट्रो बनाना था, बुलेट ट्रेन बनाना था, तो हमने कहा भाई इसके लिए पैसा चाहिए बहुत सारा। तो पैसा कहाँ से आएगा? या तो सरकार अपना जो हमारे रिसोर्स है उससे पैसा लगाए, या फिर क्या करें, दूसरे गवर्नमेंट को बोले भाई देखो हमारा प्रोजेक्ट है, हमारा ये बिजनेस है काइंड ऑफ, क्योंकि बुलेट ट्रेन बनाना, दिल्ली मेट्रो बनाना एक तरह का बिजनेस है। उनको ये कन्विंस करे भाई आप हमारे इस बिजनेस में आप इन्वेस्ट कीजिए, और जो भी पैसा होगा, प्रॉफिट होगा, या तो प्रॉफिट में शेयरिंग कर लेंगे, किसी तरह से आपका जो लोन है चुका दिएगा, या फिर इतने साल बाद आपका पैसा चुका दिया जाएगा। तो बुलेट ट्रेन, जैसा कि आप जानते हो कि बुलेट ट्रेन की जो टेक्नोलॉजी है वो हम जापान से ले रहे हैं, और जापान ही हमें लोन भी दे रहा है, और बहुत ही सस्ते कीमतें पे दे रहा है। ऐसा कहा जाता है कि 0.5% पे दे रहा है, मतलब 1% से भी कम के इंटरेस्ट रेट पे वो हमें करोड़ों का लोन दे रहा है, ताकि हम बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को बना सके। और जब बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बन जाएगा तो धीरे धीरे जैसे जैसे गवर्नमेंट को लगेगा भाई वो धीरे धीरे उसका पैसा चुका देगी। दिल्ली मेट्रो में भी ऐसा ही हुआ था, धीरे धीरे करके उन्होंने सारा पैसा गवर्नमेंट का चुका दिया, जो भी जापानीज गवर्नमेंट थी, फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, उनका पैसा चुका दिया। या किसी भी जो इन्वेस्टमेंट है होती है किसी भी चीज़ में, हर गवर्नमेंट इसी तरह से कुछ करती है, अपना पैसा ना लगा के दूसरे का पैसा लगवाओ, और धीरे धीरे उसको पैसा देके फिर कमाई करो, फिर निपटा दो। ठीक है। और सोर्सेज क्या हो सकते हैं हमारे पास? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हमने क्या किया, उनसे लोन मांग लिया। जैसे कि पाकिस्तान जो भिखारिस्तान है, वो हरदम क्या करता है, भीख मांग मांग के आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास पहुंच जाता है। और भी कई सारे बैंक हैं, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उनके पास पहुंच जाता है, कहता है भाई साहब लोन दे दो, लोन दे दो, क्योंकि हमारे पास तो खाने को है ना बंदे हैं। तो वो जाते हैं उसके पास और उन्हें वो कई बार लोन प्रोवाइड भी करवाते हैं, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर बम है। आपको मालूम है कि पैसा नहीं दिया तो ये क्या करेगा, इतना हरामखोर आदमी है कि अपना जो न्यूक्लियर असेट है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो सकता है वो भी बेच दे किसी को पैसे के लालच में। तो इसलिए सब इसको बचा के रखते हैं। ठीक है, यदि पाकिस्तान टूटा तो उसका न्यूक्लियर ही बट जाएगा केक की तरह। तो इसलिए इसको थोड़ा लोग प्रयास करते हैं कि भाई ये किसी तरह सर्वाइव करता रहे, सर्वाइव करता रहे, जीता रहे किसी तरह से। ठीक है। फिर और क्या सोर्सेज है अपने पास इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के अलावा? हाँ, यही ये पांच चार सोर्सेज थे हमारे पास, जिनसे क्या है कर सकता है। और भी कोई सोर्सेज हुआ मान लेते हैं तो ठीक है, बट ये क्या है मेजर 4 सोर्सेज हैं जहाँ से क्या है गवर्नमेंट बोरोइंग करती है। सबसे पहला हमने देखा ओपन मार्केट, पब्लिक से उठा लिया पैसा। दूसरा आरबीआई से ले लिया। तीसरा फॉरेन गवर्नमेंट को बोला भाई हमें दे दो, है ना, यूएस अमेरिका जो भी हमसे रिच कंट्री है। और ऐसा नहीं कि हम उनसे लोन लेते गलत बात है, हम भी बहुत से लोगों को लोन देते हैं, जैसे जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं हम उन्हें भी लोन देते हैं। हम अपने हिसाब से औकात के हिसाब से लेते हैं और औकात के हिसाब से देते हैं। जैसे नेपाल है, भूटान है, मालदीव है, इन सबको हम लोन देते हैं, भैया लोन लो, काम धाम करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और फिर वो टाइम टू टाइम वो हमें चुकाते भी है और हम भी अपना क्या करते हैं, लोन चुकाते हैं। ठीक है, तो ये 5 सोर्स थे। और लास्ट में आता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब देखते हैं अदर रिसिप्ट जो हमने देखा था कि जो गवर्नमेंट के रिसिप्ट में का पार्ट है वो कैसे हो सकता है और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखो यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला देखा था, सिंपल फॉर्मूला क्या है, आइदर क्रिएट अ लाइबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन असेट। तो अभी जो हमने देखा सबसे पहला केस वो क्या था, उसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपना लाइबिलिटी क्रिएट कर रही है क्योंकि उधार ले रही है। अब जो हम दूसरा देखने वाले हैं उसमें क्या देखते हैं कि गवर्नमेंट रिकवरी ऑफ लोन कर रही है। और रिकवरी ऑफ लोन क्या है, एक तरह का डिक्रीज इन फॉल इन असेट है, फॉल इन रिडक्शन इन असेट। ठीक है, देखो अकाउंट्स की भाषा में जो भी आपका डेटर है, क्रेडिटर है, एक क्रेडिटर होता है, एक डेटर होता है, मतलब डेटर की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब जिस आदमी से आपको पैसा लेना है वो आपका असेट होता है। असेट मतलब आपकी एक सोने की अंडे देने वाली मुर्गी कह सकते हो, या एक ऐसा व्यक्ति जिससे आप जब चाहो पैसा ले सकते हो। ठीक है, तो वो आपके लिए असेट है, मतलब फ्यूचर में वो आपके काम आएगा पैसा देने के लिए। जैसे आपका मकान है, उसको बेच के आप फ्यूचर में पैसा ले सकते हो। इसी तरह से मान लेते हैं पर्सन ए है, अब इसको जो आपने लोन दिया, आप उसको जब चाहो तो वो फ्यूचर में या जब चाहो तब दे देगा, या फिर जो भी एग्रीमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग वो फ्यूचर में आपको पैसा पैसा देगा। तो ये एक तरह से आपका असेट होता है। असेट मतलब जिससे आपको फ्यूचर में फ़ायदा मिलता है। बट जब वो आपको लोन चुका देगा तो वो तो कट गया, अब तो वो आपका डेटर नहीं रहा। अब इसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो आपको क्या करे, पैसा वापस करे। तो आपके असेट घट रहे हैं इससे, है ना। मान लो आपने किसी व्यक्ति से उधार लिया था, आपको पता है कि आज नहीं तो कल वो पैसा वापस देगा, और वहाँ में एक तरह से मेरा इन्वेस्टमेंट हो रखा है।
इन्वेस्टमेंट है यहाँ भी, क्योंकि आपने किसी को उधार दिया, उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज करोगे। अब वो जब वो पैसा वापस मिल जाएगा, अब वहाँ से आपको कोई इनकम सोर्स नहीं है, एक ही बार में पेमेंट किया, काम खल्लास। तो इसलिए वो क्या है, जैसे पेमेंट करेगा, रिकवरी ऑफ लोन होगा, वो आपका क्या होगा, फॉल इन असेट कहलाएगा। ठीक है। इसके अलावा क्या है, अदर बोरोइंग्स है, सॉरी अदर रिसिप्ट्स है, नॉट बोरोइंग्स। इसमें पहला क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट है। अब डिसइन्वेस्टमेंट में दो चीजें होती हैं। सरकार डिसइन्वेस्ट का सीधा मतलब है कि सरकार ने क्या किया, जो भी सरकारी कंपनीज थी या सरकारी कंपनी थी, एंटरप्राइजेज थी, उसका शेयर बेच दिया, शेयर सेल कर दिया मार्केट में, प्राइवेट को कर दिया, किसी इंडिविजुअल को कर दिया, कुछ भी जो खरीदने वाला है उसको दे दिया। अब इससे सरकार के पास क्या होगा, सरकार का असेट तो घट जाएगा, जो अभी हमने बात की ना, असेट घट जाएगा, क्योंकि सरकार ने अपनी कंपनी बेच मारी, एसेट घटेगा पर पैसा तो आ रहा है ना, रिसिप्ट हो रहा है। तो ये एक चीज़ होती है। अब इसको बेचने के भी दो तरीके होते हैं, या तो कंपनी का क्या करेगी, 51% शेयर अपने पास रखेगी और 49 क्या उसके पास बेच देगी, ताकि मालिकाना हक क्या रहे, सरकार के पास ही रहे। या फिर हो सकता है पूरे के पूरे 100% बेच दे या 70% बेच दे, जो भी गवर्नमेंट के मूड में होगा वो अपने हिसाब से देख लेगी क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है। बट कुल मिला के क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब अपनी कंपनीज को बेच के, अपनी प्रॉपर्टीज को बेच के, जनरली जब यहाँ पे बात करते हैं तो वो अपनी कंपनीज को, एंटरप्राइजेस को बेच रही है, तो उसकी हम बात करते हैं, वहां से भी पैसा हो आ सकता है। दोबारा याद रखना, रिसिप्ट इज नॉट इक्वल टू इनकम। ठीक है, रिसिप्ट जस्ट पैसा आ रहा है। अब स्मॉल सेविंग्स, सेविंग्स क्या होती हैं, जैसे मान लेते हैं इंसानों ने, हम जैसे लोगों ने, गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाली, उसमें पैसा जमा किया, तो उसको क्या बोलते हैं, स्मॉल सेविंग। और वो सरकार क्या करती है, उस पैसे का इस्तेमाल अपने डेवलपमेंट वर्क में करती है। एक तरह से सरकार हमें सेविंग के स्कीम के नाम पे बेनिफिट भी दे रही है, प्लस वो पैसा भी रेज कर रही है पब्लिक, जैसे हमने देखा लोन फ्रॉम पब्लिक, तो वो वाला भी काम करती है। इसमें क्या आता है, किसान विकास पत्र आता है। अब ये आ गया, अब एक तरफ ये जो स्कीम है ना, इसमें क्या बोला सरकार ने, तो वो ये किसान विकास पत्र एक कागज है, एक स्कीम है, इसमें जो भी लोग पैसा लगाना चाहते हैं वो लगाओ, और हम आपको क्या कर देंगे, इस पर इतना % इंटरेस्ट देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जो लोग इसमें इंटरेस्टेड है पैसा लगाने में, वो इसमें पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, और सरकार उनको कुछ साल बाद, जो है 5 साल बाद, 4 साल, जो भी एग्रीमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग पैसा वापस करेगी, और जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनका पैसा ज़्यादा हो जाएगा। और सरकार इस पैसे का यूज़ कहाँ करेगी, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में वो उसका डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकती है। अब इसका नाम किसान विकास पात्र है, तो मान लेते हैं कि होता है एग्रीकल्चर और जो कृषि से जुड़ी हुई जो विकास की काम है, उसमें इसका पैसा का इस्तेमाल किया जा सकता होगा। इस तरह से गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स निकलती है, जैसे आपने देखा होगा लाडली बहन योजना, उसमें तो सब पैसे मिलते हैं। लाडली योजना होता था पहले, जिसमें क्या है कि स्कूल वाले आपको पैसे देते हैं, या आप फैमिली जो है आपकी वो भी जमा कर सकती है पैसे उसमें, है ना, कुछ कुछ जमा करते रहो। जब बच्ची आई थिंक 21 साल की हो जाती है लड़की, तो आप वो विड्रॉ कर सकते हो, पैसा काफ़ी इकट्ठा हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें भी। अब जब तक वो पैसा आपके पास नहीं है, कहाँ पे वो बैंक में है, बैंक में मतलब सरकार के पास भी हो सकता है, तो उससे सरकार के बेनिफिट लेती है और उसको अलग अलग डेवलपमेंट वर्क में लगाती है। ठीक है। अब यहाँ पे हमने देख लिया है कि कैपिटल रिसीप्ट क्या होता है, रेवेन्यू रिसीप्ट क्या होता है। और अब इनका एक डिफरेंस हमें देखना है, क्योंकि डिफरेंस अक्सर हमारा जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू रिसीप्ट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल रिसीप्ट। तो रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट एज यूजुअली मैं आपको बस बेसिस बता रहा हूँ डिफरेंसेस के, क्योंकि पूरा चैप्टर अभी हमने पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में देखा है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई डाउट होना चाहिए कि भाई क्या डिफरेंस है इनके बीच में। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन विच बेसिस वी शुड डिफरेंशिएट। सबसे पहले तो मीनिंग ले लो। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, रेवेन्यू नेचर में है, ये कैपिटल नेचर में है, मतलब ये रिकरिंग है, ये नॉन रिकरिंग है ना। और इनकी डेफिनेशन तो लिख देना आप पहले, फिर नेचर लिखना है यहाँ पे। फिर आता है फ्यूचर ऑब्लिगेशन। फ्यूचर ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है, आपने जो लोन लिया या पैसा रेज किया, क्या वो पैसा आपको फ्यूचर में चुकाना पड़ेगा, इसकी बात हो रही है फ्यूचर ऑब्लिगेशन। रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर आपने जो भी टैक्स कलेक्ट किया, जो भी आपने फ़ी लिया, लाइसेंस फ़ी लिया, चार्जेस लिए, आपको फ्यूचर में उन्हें चुकाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बट हम जब कैपिटल रिसिप्ट की बात करते हैं, उसमें दो पार्ट था, एक बोरोइंग का पार्ट था, एक डिसइन्वेस्टमेंट का पार्ट था, जिसमें आपने अपना असेट बेचा। जो डिसइन्वेस्टमेंट का पार्ट है गवर्नमेंट, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने अपनी संपत्ति बेची, कोई दिक्कत नहीं। बट जो बोरोइंग का पार्ट है, जहाँ आपने उधार लिया पैसा, वो आपको फ्यूचर में चुकाना पड़ेगा, तो यहाँ पे फ्यूचर ऑब्लिगेशन आ जाती है बोरोइंग वाले पार्ट में। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे।
फिर हम दोनों के एग्जाम्पल्स दे देंगे कि क्या क्या है, ठीक है, और दोनों का एग्जाम्पल के थ्रू हम उन्हें समझा सकते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी और ये किस तरह से ये चीज़ें हम समझते हैं। अब इसके आगे और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, अब हम उसको थोड़ा देखते हैं। अब उससे पहले कुछ हम गेम खेलते हैं, एक क्विज टाइप का, जहाँ पे हम देखते हैं किसी भी चीज़ को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट में या फिर कैपिटल रिसिप्ट में। इसके दो बेसिस है, मैं 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, फिर उसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया, लोन लिया वर्ल्ड बैंक से। अब ये बताओ ये क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट होगा हमारा या कैपिटल रिसिप्ट होगा? दो चीज़ें हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। क्या होगा? ये होगा कैपिटल रिसिप्ट। क्यों? क्योंकि जो आपने लोन लिया ना जी, लोन लेने से आपका क्या होगा, लाइबिलिटी बढ़ेगी। और हमने डेफिनेशन में ही देखा था कैपिटल रिसिप्ट की, इसकी लेने से रिसिप्ट से या तो आपका लोन बढ़ेगा, लाइबिलिटी बढ़ेगी, या आपकी असेट कम होंगे। इस केस में क्या हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है, मतलब फ्यूचर ऑब्लिगेशन आ रही है कि फ्यूचर में आपको ये पैसा चुकाना है जी। अब मान लेते हैं कॉर्पोरेट टैक्स है, गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स लिया, वो किसका पार्ट बन जाएगा? वो हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट का है। नो फ्यूचर ऑब्लिगेशन, जस्ट अ सिंपल डायरेक्ट टैक्स। फिर क्या आता है, सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी कंपनी को बेच दिया। इस केस में जो सरकार पैसा जमा करेगी वो कहाँ से आएगी, वो कहाँ से आएगा पैसा? वो जो पैसा आएगा वो बेच के आएगा। तो इसका मतलब क्या है, वो हमारे असेट को डिक्रीज कर रहा है, असेट को रिड्यूस कर रहा है। तो वो भी हमारा क्या है, कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट होगा। क्योंकि हमने देखा था कैपिटल रिसिप्ट में दो चीज़ें होती हैं, या तो लाइबिलिटी बढ़ेगी या असेट घटेगा। और बट असेट का घटना या बढ़ना फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं होती है, जब तक डिपेंड करता है कि आपने वो असेट क्रिएट कैसे किया है। लोन लेके किया है तो होगा ही होगा। तो इस तरह से और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, आपको देख सकते हो, ठीक है। अब जो हमारा पार्ट आता है वो आता है बजट एक्सपेंडिचर का, कि बजट में जो खर्चे किए जाते हैं ना, अभी तक हमने बात की थी कि इनकम कहाँ कहाँ से आता है, कि बजट में पैसा कहाँ कहाँ से आता है। अब हम बात करते हैं पैसा कहाँ कहाँ खर्च होता है। तो इसके भी दो पार्ट किए गए हैं। पहला पार्ट किया गया है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा पार्ट किया गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को समझते हैं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है अगला पार्ट, उसको हम समझ लेंगे। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या मतलब है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर refers to the expenditure which neither creates any asset of the government nor causes any reduction in liability। जो डेफिनेशन हमने रेवेन्यू रिसिप्ट की देखी थी, ये ठीक उसका उल्टा है, ठीक है। इसमें क्या है, ना आपका कोई असेट बढ़ेगा ना कोई असेट लाइबिलिटी घटेगी। अब देखो एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, लाइबिलिटी कैसे घट सकती है? आपने अपना कोई लोन चुका दिया तो लाइबिलिटी घटेगी ना आपकी। तो उसमें के केस में क्या होगा, लोन जब चुकाओगे तो पैसा बाहर जाएगा आपके जेब से, ठीक है। अब वहीं पे मान लेते हैं आपने कोई असेट क्या क्या खरीदा, तो इसमें क्या असेट बढ़ेगा, बट यहाँ भी पैसा क्या है आपकी जेब से बाहर जाएगा। संपत्ति तो क्रिएट हो जाएगी, आपने एक मकान ले लिया, बिल्डिंग ले ली, प्लॉट ले लिया, गाड़ी ले ली, बट उस केस में क्या है आपका असेट क्रिएट हो रहा है बट कैश जा रहा है आपकी जेब से, तो इसलिए उसको एक्सपेंडिचर बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसको हम देख लेते हैं। अब गवर्नमेंट किन की चीज़ों पे क्या करती है, इन्वेस्ट करती है या रेवेन्यू रिसीव करती है, इसको भी देखते हैं, ठीक है। अब देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के क्या क्या हैं, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। सैलरी, अब गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, है ना। स्टेशनरी हो गया, जैसे ऑफिस में होता है, मेडिसिन हो गया, ठीक। इस तरह के जो भी डे टू डे चीज़ें हैं ये भी क्या रिकरिंग है नेचर में। जो डे टू डे के जितने भी खर्चे हैं गवर्नमेंट के, उन सबको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब सैलरी तो हर महीने देनी पड़ेगी, स्टेशनरी जो है वो हर महीने आएगा, मेडिसिन हर महीने आएगा, इस तरह की बतेरे गवर्नमेंट खर्चे हैं जो हर महीने होते हैं। सैलरी देना, वो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, मान लो जो गवर्नमेंट ऑफिस है उनका, गाड़ियों में पेट्रोल भरवाना है गवर्नमेंट की गाड़ियों में,
जो पुलिस की गाड़ी चलती है, एम्बुलेंस चलती है, हॉस्पिटल चलता है, ये सब चीज़ें, तो सब किसका पार्ट है? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है, मतलब ये डे टू डे के खर्चे हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे समझते हैं। अब समझते हैं इसका जो अगला भाई है, बड़ा भाई, जो कि हमारा क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बड़ा भाई इसलिए क्योंकि बड़ा खर्चे होते हैं उसमें। ठीक है, तो उसको भी हम यहाँ समझते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब ये क्या करता है? इट आइदर क्रिएट्स एन असेट ऑफ गवर्नमेंट और रिड्यूसेस एनी लाइबिलिटी। ठीक है, इसमें क्या होगा? जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, जैसे मैंने कहा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है, ना असेट क्रिएट होता है, ना ही लाइबिलिटी क्रिएट होती रिड्यूस होती है। अब इसमें जो आपका जो लोन था, जो आपने लिया था, मान लेते जापान से हमने लिया था, वो आपको चुकाना पड़ेगा ना। तो आपकी लाइबिलिटी तो घट रही है, बट साथ में कैश भी आपका घट रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है? आपका लाइबिलिटी घटा रहा है वो, इस तरह का एक्सपेंडिचर है। और ये क्या है? नॉन रिकरिंग है नेचर में। ऐसा नहीं है कि आपको लोन हर महीने चुकाना है, हर रोज चुकाना है, कभी कभी चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है। या फिर आपने क्या किया? असेट खरीद लिया। अब असेट खरीद लिया या क्रिएट किया, जैसे गवर्नमेंट ने कोई पुल बनवाया, मेट्रो बनवाया, रेलवे बनवाया, या कुछ और बनवाया, हॉस्पिटल बनवाया, उस केस में क्या है? पैसा तो गया सरकार की जेब से, बट असेट हमने क्रिएट किया, वहां पे संपत्ति बनाई हमने, सरकार ने बनाई मतलब। तो इस केस में क्या है? या तो वो क्या करेगा? असेट क्रिएट करेगा या लाइबिलिटी को रिड्यूस करेगा, दो में से एक काम जरूर करेगा। अब इसके यदि हम एग्जाम्पल्स देखें कहाँ कहाँ होता है, तो बहुत सिंपल एग्जांपल्स है इसके। जैसे गवर्नमेंट कोई भी डेवलपमेंट वर्क करती है, जहाँ पे गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट करती है, तो वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। मैंने कहा ना, रोड बनवाया, फ्लाईओवर बनवाए, मेट्रो बनवाए, स्कूल बनवाया, हॉस्पिटल बनवाया, कुछ भी बनवाया, जो भी क्या रोज रोज नहीं होता, कभी कभी होता है। अब ऐसा तो नहीं कि दिल्ली मेट्रो बना दिया, अब रोज दिल्ली मेट्रो बन रही है। पुराने मेट्रो लाइन को नहीं बना रहे, नई लाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं। एक रोड बना दिया, खैर हमारे देश में तो ऐसा होता है कि हर रोज हर साल रोड बनते हैं, कई बार बनते हैं एक ही रोड को, वो तो करप्शन का पार्ट है, बट गवर्नमेंट बजट इसी को अलाउ नहीं करता। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर का पार्ट था। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा पार्ट आता है, वो हमें बताता है कि किस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में। अगेन जो जो मैंने आपको बेसिस बताए थे, वो अगेन वो सारे बेसिस आप यूज़ करोगे तो दोबारा आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो उसको भी एक बार देख ही लेते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। सबसे पहला तो आप मीनिंग ले लोगे, दोनों की मीनिंग का डेफिनेशन जो मैंने लिख दिया, वो लिख दें आपको। यदि आप बेसिस को नहीं लिखते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर पर्पस लिख देना है। पर्पस क्या है? ये नॉर्मल रनिंग, जो गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन है उसको रन करने के लिए है, बट ये किस लिए है? एक्विजिशन ऑफ असेट कर रहा है ना। जैसे मान लो एडमिनिस्ट्रेशनरी नहीं होगी, पेट्रोल नहीं होगा, बिजली नहीं होगी, तो कैसे वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे, दफ्तर कैसे चलेगी सरकारी? बट यहाँ पे क्या है? असेट क्रिएशन हो रहा है। ठीक है, फिर ये क्या है? नेचर क्या है इसका? ये रिकरिंग है, ये नॉन रिकरिंग नेचर में होता है। फिर आपकी ऑब्वियस सी बात है, एग्जांपल्स दोनों के लिख सकते हो कि इनके क्या क्या एग्जांपल्स हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे, गवर्नमेंट यदि इंटरेस्ट पे कर रही है तो वो कौन सा नेचर में है? रेवेन्यू होगा, लोन जो लिया है उस पर इंटरेस्ट पे कर रही है तो वो रेवेन्यू नेचर में होगा या कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा? आप कमेंट में इसको लिख सकते हो। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो किस फॉर्म में है? वो हमारा इंटरेस्ट के फॉर्म में, क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो आपको हर साल देना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं कभी कभी दे दूंगा तो काम चल जाएगा। अब अगेन बात वही आती है कि एग्रीमेंट क्या हो रखा है आपका, उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है कोई इंटरेस्ट ना ले। अब इसमें एक छोटा सा पार्ट आता है, अब इसमें एक और पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट डेफिसिट, सॉरी क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बजट जो है वो हमारा सरप्लस में है या डेफिसिट में है, इसको मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट बजट ये डेफिसिट में है या सरप्लस में है या बैलेंस पे है। ठीक है, मतलब डेफिसिट मतलब कि आपके जो सरकार के खर्चे हैं वो सरकार की इनकम से ज़्यादा है, मतलब सरकार अपने इनकम से अपना खर्चा ही पूरा नहीं कर पा रही। उस केस में जो हमारा बजट होगा वो बजट क्या होगा? डेफिसिट बजट होगा।
वहीं पे जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट सरप्लस, मतलब गवर्नमेंट अर्न ज़्यादा कर रही है, पैसा ज़्यादा कमा रही है पर खर्च कम कर रही है, उस केस में जो हमारा बजट होगा वो क्या होगा, वो हमारा एक सरप्लस बजट होगा। और वहीं पे दोनों खर्चे और जो हमारी इनकम है गवर्नमेंट की, वो दोनों क्या है, सेम है, इक्वल है। तो उस केस में जो हमारा बजट होगा वो क्या होगा, बैलेंस बजट होगा। ठीक है, अब इसको एक एक करके देखते हैं। अब इसमें भी 3 कॉन्सेप्ट आता है। इसको पहले देखते हैं, पहले हम देखते हैं डेफिसिट, सरप्लस और बैलेंस को समझते हैं। अब डेफिसिट की सिचुएशन कब होगी, जब टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इज मोर देन टोटल रिसिप्ट। मैंने दोबारा कहा था, हम रिसिप्ट वर्ड का ही बार बार यूज करेंगे, इनकम का यूज नहीं करेंगे वर्ड का, क्योंकि वो अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। अब मान लेते हैं सरकार की खर्चे 120 के, इनकम है 100 का, तो लो जी, मुबारक हो आपको, 20 रुपये का बजट लॉस हुआ है। ठीक है, अब वहीं पे जब हम बात करते हैं सरप्लस की, तो भाई आपका मान लेते हैं 100 का खर्चा था, 130 का, ऐसा तो हो नहीं सकता, 110 का इनकम था जी, मुबारक हो आपको, आपने 10 रुपये एक्स्ट्रा कमा लिए, तो आपका ये क्या है, सरप्लस में आ गया बजट। नहीं, वहीं पे बैलेंस है तो इसको हम क्या है, 100 कर देंगे। 100 का खर्चा था, 100 का इनकम था, तो बैलेंस बजट हो गया। ठीक है, अब जब हम बजट के डेफिसिट देखते हैं, बजट डेफिसिट जनरली जो भी गवर्नमेंट होती है वर्ल्ड की, सारी गवर्नमेंट लगभग लगभग डेफिसिट में ही चलती है। मैक्सिमम गवर्नमेंट, 99% गवर्नमेंट, कुछ होंगी इक्का दुक्का जो सरप्लस में होंगी या बैलेंस होंगी, बट मैक्सिमम गवर्नमेंट क्या है, डेफिसिट में चलती है। मतलब कि आपकी जो इनकम है कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, तो पैसा ये कहाँ से आएगा। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, उधार लेती है, लोन लेती है, बोरो करती है, या फिर कई बार नोट भी छाप सकती है। बट नोट छापना एक वाइबल ऑप्शन नहीं होता किसी इकोनॉमी के लिए, इसलिए सरकार ये अवॉइड करती है। बट अब जो डेफिसिट की हम बात करते हैं, मेनली डेफिसिट के भी कई सारे वेरिएंट्स हैं। ठीक है, सरप्लस का कोई वेरिएंट नहीं है, बट डेफिसिट के भी क्या है, कई सारे वेरिएंट्स हैं। अब उनको हम एक एक करके देखते हैं। जो डेफिसिट है गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट डेफिसिट है, इसके कई सारे वेरिएंट हैं। अब इसे हम एक एक करके देखते हैं। पहला आता है रेवेन्यू, रेवेन्यू डेफिसिट। इसका मतलब क्या है, जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो मैंने से बात कर रहा हूँ सिर्फ डे टू डे के खर्चे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो उसके रेवेन्यू जो रिसिप्ट है उससे ज़्यादा है, तो उस टाइम केस में हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट होगा। बस रेवेन्यू वाले पार्ट को हमें देखना है। यदि ऐसी सिचुएशन बनती है तो हम क्या बोलेंगे कि भाई गवर्नमेंट इज नॉट कैपेबल इनफ बाय अर्निंग इट्स रेवेन्यू रिसिप्ट, डे टू डे अर्निंग से वो अपने डे टू डे के खर्चे भी नहीं निकाल पाती, तो गवर्नमेंट क्या है, बहुत ही इनकैपेबल है। इसका मतलब ये होगा, जनरली किसी भी कंट्री में ऐसा होना चाहिए कि ये जीरो होना चाहिए, रेवेन्यू डेफिसिट नहीं होना चाहिए। कम से कम आप अपने अपने डे टू डे खर्चे तो अपने डे टू डे की इनकम से निकाल ही सकते हो ना, बट ऐसा नहीं होता। भारत में भी ऐसा नहीं है। भारत में भी क्या है, जो रेवेन्यू डेफिसिट है हमारा काफ़ी ज़्यादा होता है, करीब हमारे बजट का या थिंक या जीडीपी का 2-3% के आसपास होता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। बट हमारी जो गवर्नमेंट है उसका टारगेट है कि इसको धीरे धीरे 0% किया जाए। उनका टारगेट था 2025-26 तक इसको करने का, बट वो अभी हो नहीं पाया है। अब देखते हैं कब होता है वो। ठीक है, फिर इसका दूसरा वेरिएंट आता है, इसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट या बोलते हैं एफडी। इसमें क्या है, जो गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर है, इसमें क्या था, इसमें क्या क्या था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस में कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, जिसमें था रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। जब आप इन दोनों को एक कर दोगे और इन दोनों का तुलना करोगे, तो टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट का, यदि इसमें क्या है एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या बोलूँगा, फिजिकल डेफिसिट हो चुका है हमारा। ठीक है, अब हमने जो सिचुएशन देखी थी उसको मैं दोबारा यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। 100 के हमारे 120 के खर्चे थे गवर्नमेंट के, 100 के गवर्नमेंट की इनकम थी। अब हम देख पा रहे हैं कि 100 रुपये गवर्नमेंट के पास क्या है, हाँ सॉरी 20 रुपये गवर्नमेंट के पास क्या है, एक्स्ट्रा खर्चा है। तो इस गवर्नमेंट को इस खर्चे को कहाँ से पूरा करेगी, तो मैंने पहले ही बताया था, बोरोइंग से पूरा करेगी। इसीलिए कई बार हम क्या करते हैं, जो फिजिकल डेफिसिट होता है ना गवर्नमेंट का, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वल टू बोरोइंग होता है। क्योंकि वो जो फिजिकल डेफिसिट का पैसा है, अपनी इनकम से ज़्यादा का पैसा है सरकार का, रिसिप्ट से ज़्यादा का, वो सरकार क्या है, उधार लेके ही पूरा करेगी। अब आप अपनी सिचुएशन देखो ना, आपकी 100 की इनकम है,
और आपके 120 के खर्चे हैं, तो आप 20 रुपये कहाँ से लाओगे? उधार लोगे ना। तो इसलिए हरदम हम कहा जाता है फिजिकल डेफिसिट इज ऑलवेज इक्वल टू बोरोइंग, कि सरकार क्या कर रही है? उधार लेके काम चला रही है। और वो कितना उधार लेगी? जितना उसका फिजिकल डेफिसिट हुआ, मतलब कि उसकी रिसिप्ट से ज़्यादा जितना भी खर्चा हुआ उसको। ठीक है। अब इसमें देखो एक और चीज़ होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट का क्या मतलब है? फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। अब इंटरेस्ट पेमेंट क्यों? क्योंकि ये जो एक्सपेंडिचर आपने किया है, ये जो आपने एक्सपेंडिचर किया है, आपने टोटल एक्सपेंडिचर, इसमें जो आपने खर्चा किया होगा वो इंटरेस्ट पेमेंट पे किया होगा। जो आपने पहले जो लोन्स लिए हैं ना, आप उस पर क्या कर रहे हो? खर्चा कर रहे होगे, क्योंकि उसका इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, वो भी इसमें होता। ऐसा एज्यूम करो यदि गवर्नमेंट ने वो लोन लिया ही ना होता तो गवर्नमेंट को यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। जब इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता तो गवर्नमेंट के खर्चे जो हैं और कम होते, तो कम होते तो उसका जो बजट फिजिकल डेफिसिट है वो भी कम होता। तो कितना कम होता? तो जितना भी होता उसे हम प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। अब मैं एक इक्वेशन के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। मान लेते हैं ये जो गवर्नमेंट का टोटल खर्चा 120 है और इनकम 100 है, रिसिप्ट मतलब 100 है। अब ये जो 120 है उसमें से 110 तो बाकी के खर्चे हैं, प्लस जो 10 रुपये जा रहे हैं वो क्या जा रहे हैं? पिछले लोन की इंटरेस्ट पे जा रहे हैं, और हमारी रिसिप्ट क्या है? 100 है। यदि ये ना होता तो इफेक्टिवली हमारा खर्चा कितना होता? 110 रुपये का होता, और रेसिप्ट कितना है हमारा? 100 का। तो हमारा बजट डेफिसिट कितना होता? 10 रुपये का होता। ठीक है। मतलब हमने इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दिया, तो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो यही हमारा क्या है? प्राइमरी डेफिसिट है। मतलब कि जो फिजिकल डेफिसिट कितना था हमारा? 20 का था। एफडी माइनस जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वही, एफडी कितना था? 20 का था। अब उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट कितना है? 10 रुपये का है, उसको माइनस कर दो। अब जो हमारे पास बचता है डेफिसिट, उसको बोलते हैं हम प्राइमरी डेफिसिट, पीडी। ठीक है। तो ये डेफिसिट के 3 वेरिएंट हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसका एक न्यूमेरिकल बनता है जिसमें आपको प्राइमरी डेफिसिट, बजट डेफिसिट और जो रेवेन्यू डेफिसिट है ये निकालने को दे सकते हैं। वो एक स्टेटमेंट दे देंगे कई बार, ठीक है, और वो आपको कहेंगे आप इसमें से ढूंढिए चीज़ों को क्या कैसे हैं। ठीक है। ये चैप्टर इसी के साथ हमारा जो चैप्टर था बजट वाला वो खत्म हुआ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स से जितने भी चैप्टर्स हैं वो सभी इंपॉर्टेंट्स हैं, इसलिए मैं हर क्लास में कहता हूँ कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो आप ये सोच सकते हो कि भाई ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? एक्चुअली में सारे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स से आप समझ लेते हो तो आप इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल को समझ लेते हो, और आपके आसपास जो चीज़ें हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक फिनोमिना, वो किस तरह से काम कर रहा है आप उसको समझ सकते हो। तो इसलिए सारे चैप्टर्स क्या है, पूरी मैक्रो और माइक्रो जो है आपकी इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो हमारा यहीं से खत्म होता है। आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी से शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।